नाजरीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल पाशा हाज़िर खिदमत है। आज मेरे साथ के गुफ्तगू हैं हमारी एक ख़ास मोहतरमा जो यूके से तशरीफ़ लाई हैं, पामीला मलिक साहिबा। वेलकम जी। थैंक यू। आप तारफ़ करवाइए अपना हमारे नाजरीन से। जी ज़रूर। मेरा नाम पामीला मलिक है और मैं यूके में होती हूँ और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए मैं काम करती हूँ और उनके राइट्स के लिए, हेल्थ के लिए। और यूजुअली मेरी जो बेस है वो पाकिस्तानी ख़वातीन है और वो सिर्फ इधर से ही नहीं, पूरी दुनिया में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस हैं और हम ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको केटर करते हैं। और इसके अलावा हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हैं जो मैं करती हूँ और जिसमें हूँ मैं। नाजरीन, पामीला मलिक साहिबा जो हैं ये सियासी, समाजी और हेल्थ के शोबे की एक्टिविस्ट हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सॉलिडरिटी की ये वाइस चेयरमैन हैं और कौंसल जनरल पाकिस्तान की ये मुशीर भी हैं। आज इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बुनियादी तौर पे ये लाहौर की रहने वाली हैं, पाकिस्तानी नजाद हैं और डुअल नेशनल हैं। यूके की और पाकिस्तान दोनों की शहरियत इनके पास है और ये बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रही हैं। एक ब्रिज के तौर पे यूके में रहने वाले पाकिस्तानी बिलमूम और बिलखसूस ख़वातीन और पाकिस्तान में रहने वाली जो ख़वातीन हैं उनके दरमियान ये एक पुल का काम करती हैं। कश्मीर के मसले पर भी इनकी गहरी नज़र है और उस हवाले से भी इनकी सरगर्मियाँ क्या हैं हम इनसे जानेंगे आज की गुफ्तगू में। आपकी इंस्पिरेशन क्या है इतने काम करने की? इंस्पायर्ड यही है कि जब आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप शायद अपने मुल्क से तो प्यार बहुत होता है, लेकिन मुल्क के अंदर रहते हुए आप उन चीज़ों को इतनी बारीकी से नहीं देख सकते। जब आप बाहर रहते हैं तो हमें अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र होता है कि हमारा अपना मुल्क है। और फिर वहाँ रह के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो इस सिलसिले में काम करते हैं कि जो मसाइल पाकिस्तानियों को दूसरे ममालिक में हैं उनको कैसे हल किया जाए, उनकी मुश्किलात को कैसे कम किया जाए। और वहाँ रह के वो पाकिस्तान का भी जो है उनके दिमाग और दिल में होता है कि हम पाकिस्तान को कैसे तरक्की दें और किस तरह से हम उधर लोगों की जो प्रॉब्लम्स इटसेल्फ पाकिस्तान के अंदर हैं उसको भी हल करें। तो इंस्पायरेशन मेरी पाकिस्तानी लोग थे वहाँ जाके, और अमूमन जो मेरा बेसिक था वो यही था कि जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं और मर्द भी जो जिन मुश्किलात से गुजरते हैं वहाँ आकर उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से एक आवाज़ उनके लिए गवर्नमेंट लेवल तक भी जाए, उनको रहनुमाई भी मिले और रहनुमाई भी मिले, उनको हेल्प भी मिले। और जैसे जॉब्स हो जाए, घर की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं या फिर ओवरसीज़ को आने जाने की प्रॉब्लम है, उधर राइट्स की प्रॉब्लम है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और इस इंस्पायरेशन के थ्रू पे मुझे ये हुआ कि वहाँ के जो लोग बाहर के रहने वाले हैं वो अपनी कौम, अपने शहरियों के लिए बहुत काम करते हैं और इसके अलावा जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए भी। लेकिन पाकिस्तानियों को उधर अपनी ज़ुबान का मसला भी है और इसके अलावा उनको राइट्स नहीं पता कि वहाँ राइट्स क्या हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत मैंने वहाँ महसूस की। वैसे तो पाकिस्तानियों को राइट्स का तो पता नहीं है, लेकिन उनको ड्यूटीज़ का भी पता नहीं है मेरा ख्याल है। जी हाँ, बिल्कुल। हकूक तो चलें ठीक है, लेकिन उनके फ़राइज़ क्या हैं। हम पाकिस्तान के इमेज को क्यों बेहतर अंदाज में पोर्ट्रे नहीं कर पाते यूके में, ख़ास तौर पे क्योंकि यूके में बहुत ज़्यादा आपका ताल्लुक क्योंकि मैनचेस्टर से है। जी हाँ। तो मैनचेस्टर तो मतलब पाकिस्तानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जी हाँ, आबाद है, बसते हैं और शायद पार्लियामेंट में भी जी पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी वहाँ पर मौजूद है, मेंबरशिप है। तो आप क्या समझती हैं कि क्या मसाइल हैं? सबसे पहले तो हम मसाइल का जिक्र करते हैं ना, क्या मसाइल हैं पाकिस्तानियों को वहाँ पर?
मसाइल ये है कि बेसिकली यहाँ से एक एजुकेशन की कमी है जो सबसे मेजर है, और इसके अलावा जो स्किल्ड वर्क बहुत है पाकिस्तानी, लेकिन जहाँ वो बड़ी कह लें कि जॉब्स के लिए या गवर्नमेंट लेवल की जॉब्स के लिए उधर एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और जो उधर के बॉर्न लोग हैं, ये बहुत हुआ है कि जब जो न्यू जनरेशन उधर बॉर्न हुई है पिछले 50 सालों से या कह लें कि 30-40 ईयर्स से, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में आगे आ रहे हैं। और देख के इतनी खुशी होती है उधर कि अब आप एजुकेशन में चले जाएं, हमें पाकिस्तानी उधर टॉप आपको प्रोफेसर्स और एजुकेशन में आपको मिलेंगे। यानी वो पाकिस्तानी जो पैदा ही वहीं पर हुए हैं, जी हाँ, और उन्होंने वहीं सिस्टम में आंख खोली है, वहीं पर तालीम हासिल की है, तो वो अब आगे आ रहे हैं। क्योंकि जो उनके पेरेंट्स थे जिन्होंने बेसिकली पहले गए, वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, जिसकी वजह से वो लोअर लेवल पे काम करते रहे। लेकिन अब उन्होंने, जब उनकी औलाद हुई, उसमें उन्होंने एजुकेशन में उनको आगे लाना शुरू किया। और अब आप किसी भी लेवल पे चले जाएं, फ्रॉम एजुकेशन टू हमारे डॉक्टर्स उधर टॉप सर्जन्स और टॉप उधर जो हैं हमारे फिजिशियंस हैं जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट में चले जाएं, अपने यूरोपियन पार्लियामेंट में भी चले जाएं, तो आपको वहाँ हमारी पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी मिलेगी। और हमें आगे बढ़ने के लिए जो एक सिस्टम है कि अमूमन मैंने ये देखा है कि आई डोंट नो कि ये हमारी शायद आदत है कि पाकिस्तानी को आगे भी नहीं बढ़ने देना चाहता। ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, और इसमें मिल के काम नहीं करते, यूनिटी नहीं है, जो यूनिटी वहाँ चाहिए है। अब उधर एक बेसिक सिस्टम है कि आपको कोई अगर कंप्लेन करनी है तो आपकी अगर 10,000 ईमेल्स चली जाती हैं गवर्नमेंट के पास, तो उनको एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन हमारे 10,000 ईमेल्स अगर किसी भी मामले के लिए जा रही हैं, इशू पे जा रही हैं, तो वो फिर उसमें उसकी हेयरिंग होती है, उस पर एक्शन लिया जाता है। जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ज़रूरी थे पाकिस्तानियों के अंदर, कि आप अपने राइट्स लेने के लिए एक राइट चैनल से जाएं। ईमेल्स वो लिखते नहीं है हमारे लोगों को, बेशक एजुकेशन में है, लेकिन पता नहीं क्यों घबराते हैं। आजकल तो है ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो हमें अगर वहाँ बढ़ना है तो उसके सिस्टम को समझना पड़ेगा। और ये अब जो बच्चे आगे आ रहे हैं वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, और उनकी नुमाइंदगी पाकिस्तानियों की बहुत आगे। और इसी वजह से एक डोमेस्टिक औरत है जैसे मैं थी, मुझे शायद पाकिस्तान रहते हुए इस चीज़ को ज़्यादा एहसास ना करती, लेकिन वहाँ ये हुआ कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के अपना हक हमें खुद लेना है। खवातीन जो यहाँ से यूके जाती हैं जी, वो ज्यादातर शादी उनकी होके जाती है, और वो उनके कजन होते हैं या बिल्कुल पाकिस्तानी वैसे इलाके के हो गए, गांव के हो गए, तो वो शादी करते हैं और बच्चियां यहाँ से ले जाते हैं। और इसका रिवर्सल ये है कि वहाँ जो पाकिस्तानी बच्चियां हैं उनके यहाँ से कजन शादी करके जाते हैं और उन्हें नेशनैलिटी मिलती है। तो ये दो जो स्ट्रीम है, और आमतौर पे सुना ये गया है कि यहाँ से जो बच्चियां जाती हैं शादी करके वहां पर वो सेटल नहीं होती, और जो लड़के यहाँ से जाते हैं वो वहां पर जाके उन लड़कियों को छोड़ देते हैं जिनके साथ उनकी शादी हुई। ये बहुत बड़ा मसला है जो आपने ये टॉपिक रेज किया, इस पे मैं बहुत क्लोजली काम कर रही हूँ इसके ऊपर, और गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रही हूँ। ये होता है अमूमन कि यहाँ से आप अपने कजन्स को तो ले जाते हैं शादी करके, लड़कियों की बात कर रही हूँ, लेकिन अमूमन कुछ केसेस ऐसे हैं कि वो उनको रजिस्टर्ड नहीं करवाते एज ए वाइफ, यानी यहाँ से लड़की एज ए फियांसी चले गई, फियांसी उसको बता दी, क्योंकि जो वहाँ का सिस्टम है, जो आप एक मंगेतर है उसको भी कंसिडर करते हैं वो कि ये चीज़ है। अब वो वहाँ जब जाते हैं तो पता ये चलता है कि वो उनको घरों में रख लेते हैं, या तो उनके साथ ऐसा जुल्म होता है कि उनको एज ए घर में जैसे नौकर होती हैं उनको बाहर नहीं जाने देते, उनको घर बाउंड कर लेते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं कि जैसे वहाँ फैमिलीज है, जैसे आपने जिक्र किया कि कज़न को ऐलान है, तो वहाँ के जैसे लड़के हैं, अब उस माहौल में पढ़ना सब कुछ करना, वो नहीं शादी अक्सर चाहते कि पाकिस्तान में हो। और जब लड़की चली जाती है
तो उसको वो जो एक वाइफ के राइट्स हैं वो उसको नहीं मिल सकते। ज़ाहिर है माहौल का डिफरेंस है, ब्रॉटअप का डिफरेंस है, और वहाँ जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है पाकिस्तान से। लेकिन जब वो लड़की वहां जाती है तो अक्सर ऐसे होता है कि उसके साथ बुरा सलूक किया जाता है, उसको या तो घर में बंद कर दिया जाता है या फिर उससे लेबर वर्क करवाया जाता है, छोटी छोटी जॉब्स करवाई जाती हैं और बाहर मिलना जुलना बंद कर दिया जाता है। इसकी क्या वजह है? और इसकी यूजली ये वजह होती है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तो वहाँ के लड़के उधर ही शादी करना चाहते हैं, वो अडॉप्ट नहीं उस वाइफ को कर सकते, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा सिस्टम यहाँ से उधर डिफरेंट है। वहाँ पे इक्वालिटी के तौर पे जिस तरह से हमें यहाँ घर में घरेलू हेल्प मिल जाती है नौकर की सूरत में, वहाँ ये चीज़ें वैसे नहीं है। अगर आप उधर रखते हैं तो आप वीक में एक दफ़ा आप करवा लें या डेली भी आती हैं तो, लेकिन उनकी वेरी हाई वेजेस है। तो यहाँ से लड़कियों को लेकर वहां पर काम खुद करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। और वो लड़कियां जब जाती हैं सोच के कुछ और जाती हैं, लेकिन उनको फिर घर में बंद कर दिया जाता है, या फिर वहां जाके वो लड़का नहीं उसको रखना चाहता तो उनको घर से निकाल दिया जाता है। अब जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू मुझे या तो पुलिस स्टेशन से फोन आते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम जी है? मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ओवरसीज पाकिस्तान सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी, जी हाँ। तो जिसकी आप वाइस चेयरमैन है। जी हाँ, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी है, जिसको मैं देखती हूँ। इसकी ब्रांचेस दुबई से लेके अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, हर जगह पे हैं, जिसकी बेस यूके में है, और हम हर जगह पे देखते हैं कि पाकिस्तान के। जी हाँ, तो हर जगह पे इन चीज़ों को देखा जाता है। अब मुझे जैसे, मैं पिछले आपके टॉपिक पे जाऊंगी कि मुझे जैसे पुलिस स्टेशन से फोन आया, क्योंकि एज ए ऑर्गेनाइजेशन हेड हम लोग ये जो ऑर्गेनाइजेशन है रजिस्टर्ड है, और इनकी सारी इंफॉर्मेशन उधर है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है। फिर वो हमसे कांटेक्ट करते हैं कि जी आपकी एक पाकिस्तानी लड़की इधर पुलिस स्टेशन जैसे बैठी हुई है। अमूमन 18 साल, 19 साल, 20 साल ये उम्रें होती हैं उन लड़कियों की, और वो ना वो इंग्लिश बोल सकती है ना वो कुछ बता सकती है। तो आप आए, फिर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे बढ़ती है, हेल्प करती है उस लड़की की। जैसे मैं अभी 4-5 केसेस ऐसे हुए हैं कि जिनमें वो लड़कियों के पास गई हूँ और उनसे पता चला है कि उनकी तो शादी ही रजिस्टर्ड नहीं है, और उनको घर से निकाल दिया गया। अब वो जब उनके पेरेंट्स से बैक में कांटेक्ट करती हूँ और मैं कहती हूँ क्या इस लड़की को हम पाकिस्तान भिजवा दें, तो आपको पता है पाकिस्तान में कुछ ऐसा है कि एक दफ़ा लड़की चली गई तो वो फिर कहते हैं कि यहाँ उसका कोई स्टेटस नहीं, पाकिस्तान में रह जाता, उस पर तलाक याफ्ता, क्या क्या कह के वहां वो खुदकुशी कर लेगी या अपने आप को डिप्रेशन में चली जाएगी। तो फिर ये है कि उस मुल्क में रह के राइट्स बहुत है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे ह्यूमन राइट्स पे बहुत ज्यादा है। आप ह्यूमैनिटेरियन बेस पे, फिर मैं उधर गवर्नमेंट और पुलिस के साथ, सोशल सर्विसेज के साथ काम करती हूँ, और उनको मैं बताती हूँ कि इस लड़की की लाइफ डेंजर में है, ये अब वापस जाएगी तो सेटल नहीं हो सकती, कसूर इसका नहीं है, तो इसके पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि ये वापस आए। तो फिर उन लोगों को मैं सोशल सर्विसेज के पास, वो लड़की जाती है जो पूरी उसकी हिफाजत करते हैं, उसको फिर वो प्रोवाइड करते हैं उसका रेजिडेंस, उसका रहने की जगह, अगर वो एजुकेशन में जाना चाहती है उसको एजुकेशन देते हैं, या जॉब करना चाहती है। और इस तरह से अभी तक 4 लड़कियां जिनको इंडेफिनिट स्टे में दिलवा चुकी हूँ यूके के अंदर। ओके, अच्छा एक बात बताइए मिस जी, कि हमारे जो पाकिस्तानी वहां पर हैं, तादाद उनकी लाखों में है, जी, लेकिन उनका पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट ना होने की एक वजह तो ये है कि उनकी तालीम नहीं है। दूसरा, आपने बताया कि उनके दरमियान इत्तेहाद नहीं है। जी, इंडियंस जबकि इनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं और वो अपने हर इशू को पार्लियामेंट तक भी लेके जाते हैं और वो यूनिटी के जरिए आगे बढ़ते हैं। आप क्या समझती हैं कि हमारे जो लोग हैं वहाँ पर बसते हैं, उनमें ये चीज़ कैसे पैदा की जा सकती है? अवेयरनेस प्रोग्राम्स, अवेयरनेस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। हम लोग रेगुलर बेसिस पे लोगों को बुलाते हैं और उनसे उनके मसाइल पूछते हैं कि उनके मसाइल क्या, और फिर हम उनको इनकरेज करते हैं कि अपनी जो पढ़ी लिखा तबका है, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यूके में है कि वो आपकी एजुकेशन को भी नहीं देखते। अगर आप जाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, वो आपको नहीं पूछते कि आपकी तालीम क्या है,
आपकी कहाँ तक है, आगे आप बढ़ना आए तो आपने सही तो ना, आप आए और आप काउंसलर के तौर पे आए, आप उधर ज्वाइन करें पॉलिटिक्स, आप टाइम लगाएं उनके साथ, वो कोई उधर बेसिस नहीं मांगते। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, नो प्रॉब्लम। हमारी मेयर्स हैं उधर बेरी की सिटी है, जो इंग्लिश नहीं बोल सकती, मगर अच्छा। वो मेयर्स हैं उधर की, और 2 दफा इलेक्ट हुई हैं उधर। और ये इस चीज की है कि आप एजुकेशन, जुबान और आपकी लैंग्वेज वो बैरियर नहीं है नहीं। आपके लिए। नाजरीन, आप मुस्तफ़ा कमाल पाशा और पामीला मलिक की गुफ्तगू सुन रहे हैं। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, हम दोबारा वापस आएंगे। सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल, दुखी इंसानियत की खिदमत। आपके ताउन से आप बने हमारे मुआविन। अपनी ज़कात, सदकात और खैरात सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल को दीजिए, क्योंकि बात है एहसास की। दुख दर्द में आपके साथ। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और पामीला मलिक आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर खिदमत। अच्छा मोहतरमा, ये जो लावारिस बच्चे हैं, ज़ाहिर है हर मुआशरे में होते हैं, उनका वहाँ पर क्या स्टेटस है, मुसलमान जो है? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और ये वहाँ भी प्रॉब्लम है यूके के अंदर। वहाँ लावारिस मुसलमान बच्चों की तादाद न्यू पैदा होने वाले 1 दिन के बच्चे से लेके तो 14-15 साल तक के बच्चे की है। ओके। जो जिसको हम फॉस्टर होम्स कहते हैं या यतीम खाना कह लेते हैं, तो वो बच्चे बहुत ज्यादा तादाद में उधर हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी 2-3 वजूहत है कि जैसे किसी मुसलमान कंट्री में कोई डिजास्टर हुआ है, वॉर हुई है या नेचुरल डिजास्टर हुआ है, तो वो बच्चे लावारिस हो जाते हैं। अच्छा, तो और वो फिर यूके में आ जाते हैं। और कुछ जैसे यहाँ भी आप देख लेते हैं कि कुछ घरों में बच्चे नहीं रख सकती माएँ, तो वो फिर फॉस्टर मियां होम्स बीवी में के दे झगड़े देते हो हैं। गए, या फिर कोई भी वजह हो सकती है कि जिसमें वो बच्चे को गैर शादीशुदा लड़की के बच्चे हो गए या कुछ हो गए, तो ये बच्चे आपको डिफरेंट सिनारियो से आते हैं और हजारों की तादाद में यूके में है। और ज्यादातर मुसलमान बच्चों की सिर्फ बात कर रही हूँ, और भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और भी बच्चे हैं, लेकिन मुसलमानों के बच्चे बहुत ज्यादा हैं। तो आपकी तंजीम उनके लिए जी क्या हाँ, करती उनके है? लिए ये हम लोगों ने काम शुरू किया है। हम इसमें लोगों को अप्रोच करते हैं, मुसलमान फैमिलीज को अप्रोच करते हैं, क्योंकि कुछ वहाँ ऐसी खवातीन हैं जो बाहर जाके जॉब्स नहीं करती, तो हम उन्हें कहते हैं कि ये अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली फॉस्टर हुए थे, उनको अडॉप्टेशन डिफरेंट है, फॉस्टरिंग डिफरेंट है। अडॉप्टेशन लाइफ की होती है, फॉस्टरिंग आपकी शॉर्ट कह रहे हैं टर्म, आप सरपरस्ती, हाँ लॉन्ग टर्म गोद नहीं शॉर्ट, लिया हाँ बल्कि उनकी सिर्फ जी सरपरस्ती। हाँ, क्योंकि हमारा इस्लाम सर्टेन उम्र के बाद महरम ना महरम का मसला हो जाता है। ठीक। लेकिन फॉस्टरिंग हम लोग कर सकते हैं छोटी टर्म पे 1-2 दिन से लेके तो 2-3-4 साल तक, 5 साल तक, जब तक कि बच्चा वो एडल्टहुड में नहीं आ जाता या उस उम्र में नहीं आ जाता जहाँ महरम ना महरम हुकूमत का इस मसला। सिलसिले में क्या मदद करती है? बहुत ज्यादा। आपके घर में सिर्फ अगर एक कमरा है ना, तो कमरा बच्चे का होना चाहिए, उसका अपना। इसके अलावा उसको बाहर लेके जाना है, उसको घर में फैसिलिटीज होनी चाहिए, उसको स्कूल अगर जाता है उसको ड्रॉप पिकअप होना चाहिए, यानी उसको अपनी औलाद की तरह अपने घर में रखना है। लेकिन ये नहीं कि उसको आप अपने साथ सुला सकते हैं, कमरा होना बहुत जरूरी है। और थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज जो है उस पर अबूर होना चाहिए। तो वो तकरीबन आपको वीकली 200 से 400 पाउंड्स देते हैं एक बच्चे को फॉस्टर करने का। और फैसिलिटीज बहुत है, यानी रियासत जो है वो बहुत ज्यादा माँ का किरदार अदा करती और है। ये यकीन करें कि इतनी खुशी होती है इसमें कि वो कहती है कि जिस मज़ाहिब से बच्चों का ताल्लुक है, उस मजहब के लोग उन बच्चों को फॉस्टर करें। जैसे अगर मुसलमान है उनको कल्चर मिले, यानी वो ये नहीं चाहते कि अगर एक मुसलमान का बच्चा हलाल खाता है तो वो हलाल खाने वाले ही घर में फॉस्टर हो। ये उधर वो बहुत ज्यादा इस चीज को वो केटर करते हैं। और अगर हमारे मुसलमान आगे नहीं बढ़ते तो उनको फिर किसी गैर मजहब को बच्चे को वो
बहुत ज्यादा लोग करते हैं। क्रिश्चियनिटी में बहुत फॉस्टरिंग होती है। अगर उनके घर में अपने भी 3 बच्ची हैं तो वो दो या 3 बच्चे फॉस्टर कर लेते हैं। अच्छा, और यानी एक उनका ये जो जज्बा है, ये उनका नेचुरली उनके अंदर ये, हालांकि ये बिल्कुल काम मुसलमानों का है। मुसलमानों के, और मुसलमान ये करते नहीं। और हमारी तंजीम उनको ये अवेयरनेस देती है कि एक तो Encourage आपको करती है। सवाब मिलता है और दूसरा आपको फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है। और अच्छे खासे आप, अगर आपको एक महीने का 1000 से 1500 पाउंड आ रहा है तो आप जस्ट इमेजिन उस घर के हालात कैसे ठीक हो जाएंगे। और इसके ये भी नहीं है कि आपको उनको परमानेंट अपने पास रखना है, मगर आप अवेलेबल होने चाहिए कि आपको फोन आया उधर से या फॉस्टर होम से कि बच्चा एक आया है, तो उसको ऑब्वियसली संभालने के लिए वहां लोग हैं, लेकिन घरों में वो फिर देते हैं कि हम आपको पैसे देते हैं, आप इनको संभालें। तो आप लेकिन उनको वही राइट्स देनी है जो आपके आपके अपने अपने बच्चों बच्चों के हैं। अच्छा, आप कश्मीर, क्योंकि मैनचेस्टर में कश्मीरी बहुत ज़्यादा है, बल्कि जो बड़ी कम्युनिटी है वो कश्मीरियों की है वहाँ पर, तो आप उनके लिए, उन कश्मीर के लिए, कश्मीर काज के लिए आप क्या करती हैं? उसमें भी हमारी अपनी सेपरेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये जम्मू एंड कश्मीर खुद इरादियत की जो मूवमेंट है, तंजीम है, जो कश्मीरियों के लिए बाकायदा तौर पे काम कर रही है। और उसकी भी मैं उसके साथ हूँ, उनके कल्चरल और उसके हेड को मैं चेक करती हूँ। और उनके हक के लिए, उनकी आवाज़ के लिए हम पार्लियामेंट तक गए हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, हमारा हर जगह पे हम गए हैं कि किसी तरह से हम मकबूजा कश्मीर को आज़ादी दिलवा सकें। और उसमें हमारा बहुत काम है और हम आगे बढ़ चढ़ के पाकिस्तानी भी और कश्मीरी भी इस पे काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताएं कि मसला कश्मीर पर हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, क्या वो मुत्तहिद हैं या नहीं है? मुत्तहिद हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो मसला कश्मीर के हवाले से एक कंसेंसस पाया जाता है कि कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो इस हवाले से यानी मसला कश्मीर एक ऐसा इशू है जिस पर तमाम सियासी, दीनी, मजहबी, लिसानी जमातें जो हैं वो मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं। तो वहाँ पर भी क्या जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इस हवाले से इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं? जी हाँ, वो तो थोड़ा सा डिफरेंट ऐसी है कि हम कहते हैं कि इसका हक कश्मीरियों को देना चाहिए कि वो अपनी खुद रियासत बनाना चाहते हैं। असल मकसद आज़ादी है, उनको आज़ाद करना है। उनका पाकिस्तान से मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम उनको अपना सांस लेने का तो मिले ना चाहिए कि वो अपनी, अगर कुछ भी है ये हक उनको दे देना चाहिए। जो हमारी सोच है वो हमें ये है कि बजाय इसके, वैसे तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी यही कहा है कि प्लेबिसाइट के जरिए, बिल्कुल राय शुमारी के जरिए कश्मीरी खुद फैसला करेंगे कि वो हिंदुस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। 2 ऑप्शन दिए हैं कश्मीर ने, आज़ादी का ऑप्शन नहीं है, या पाकिस्तान के साथ शामिल होना या इंडिया के साथ शामिल होना। तो इस वाले से जो ओवरसीज कश्मीरी हैं जी वो मुत्तहिद हैं, बस डिफरेंट सोच है। जैसे जब हमारी पार्टीशन पाकिस्तान की हुई थी और कुछ मुसलमान उसमें कहती हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा हुआ बना, कुछ कहते हैं इंडिया में रहना ही ठीक था। तो ये डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस तो हमेशा रहेगी, लेकिन ऑब्वियसली जो कश्मीरी हैं उनका पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा रुझाव है। और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से भी है और कश्मीर से भी है। मेरी मदर कश्मीर से थी और मेरे फादर इधर पंजाब से थे। तो लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स जो हम करते हैं, और इसके लिए बहुत अवेयरनेस है। हम जितने एमपीज़ हैं उधर और जितने गवर्नमेंट लेवल पे हैं, बाकायदा हमारी मीटिंग्स होती हैं, वो आते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। और डेलीगेशन कुछ हम लोगों ने कहा है आप खुद जाके उधर देखें कि वहाँ क्या हालात हैं। एक कश्मीरी के लिए 10-10 फौजी हैं, 1 to रेशो ये है। तो उनको हक है, एक बच्चा बाहर फुटबॉल खेलने गया और वो उसकी माँ उसको ढूंढती आई तो बच्चा मिल नहीं रहा, लेकिन उसके फुटबॉल पे खून लगा। इस तरह की चीज़ें, क्योंकि मेरा
क्योंकि काम कर रही हूँ, तो वहाँ की जो खवातीन जो कश्मीर में रह रही हैं उनको मेरे डायरेक्ट उनका फ़ोन नंबर मेरे पास है, वो वहाँ से लाइव भेजती हैं हमें मुझे चीज़ें, एट्रोसिटीज जो हो रही हैं, हैं, जो वैसे पब्लिकली हमें इतनी नज़र नहीं आती, लेकिन जुल्म बहुत हो रहा है। और हमारी वैसे बरतानवी हुकूमत का जनरल इम्प्रेशन क्या है इस वाले से? वो समझते हैं कि इंडिया जो है वो गासिब है और कश्मीरी मजलूम है? समझते हैं, लेकिन आप सब जैसे आपने पहले कहा था स्टार्टिंग में कि इंडिया का होल्ड बहुत है। अब चाहे आप उसको उनका यूनिटी कह लें या उनका अप्रोच कह लें कि वो इतनी सॉलिड है कि आप उनके साथ बात तो करते हैं, लेकिन मसला हल हो सकता था। अब या इस पे मुआहदे कैसे हुए हुए हैं और क्या चीज़ हो रही है, उनकी बेशक वो खुद भी जाते हैं आते हैं, उनके लिए पब्लिकली बोलते भी हैं, लेकिन जाहिर बात है माइट इज राइट। और इंडिया का इस वाले से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन हम लोग जब तक पाकिस्तानी मेजॉरिटी में आगे नहीं जाएगी उस वक्त तक इसका मसला होना मुश्किल है। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे यूके में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए क्या इम्कानात हैं कि वो प्लानिंग के जरिए वहाँ पर जाएं, बजाय ये कि मसाइल उनके लिए पैदा हों, नौजवान लड़के और लड़कियां पाकिस्तान से अभी जो कोविड के बाद उन लोगों ने बहुत सारी पाकिस्तानी कंपनीज जो उधर काम कर रही हैं उनको वीज़े दिए हैं कि आप अपने पाकिस्तान से स्किल्ड वर्कर्स को बुलाएं। ओके। और हुनरमंदों को, जी हाँ, हुनरमंद हो या फिर वो डॉक्टर्स हैं या कुछ हैं, उनको बुलाएं। ये वीज़े दिए गए हैं और आप डायरेक्ट भी उन कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उधर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन बात थोड़ी सी यहाँ पे आ जाती है जो मैं महसूस करती हूँ कि अगर एक कंपनी को वीज़े दिए गए हैं, 10 वीज़े दिए गए हैं, तो वो उसमें भी पैसे बनाने की कोशिश करते हैं, बजाय ये कि जेन्युइन लोगों को कि वो उतनी फीस लें जितनी यहाँ पता है कि कितनी मजबूरी है। अब पाउंड्स में ना पता चलता हो लेकिन रुपीस में पता चलता है। अब जैसे एक केयर होम है उधर, केयर होम की उन्होंने जॉब्स दी हैं, जो उधर हमारे पाकिस्तानियों के केयर होम्स हैं, उनको उन्होंने जैसे 10 वीज़े दे दिए कि आप केयर वर्कर्स को पाकिस्तान से बुला लें, और वो तकरीबन उनका 20 से 25-30 हज़ार पाउंड मांगते हैं। और केयर होम वाले जिनको वीज़े दिए गए हैं कि अगर यहाँ से वो पैसे जनरेट कर लें ज़्यादा से ज़्यादा तो वीज़े वो उन लोगों को देते हैं। लेकिन एक ऐसा भी है कि अगर आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करें तो वही जो 25 या 20 हज़ार मांग रहे हैं वो 8 या 9 हज़ार में आपका काम, जो लीगल फीस है, मुनाफा नहीं, बल्कि मुनाफा नहीं। हम लोग अपने आप को तभी मजबूत कर सकते हैं जब हम अपने अंदर से लालच को हटा दें और फेयर उस पे चले, उतना मांगे जितना कोई अफोर्ड कर सकता है। और उसी में कई लोग कोनिंग भी करते हैं, कई लोग धोखा भी दे देते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में है, पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं, बिल्कुल। और जो यूके की गवर्नमेंट है वो हेल्प भी कर रही है। लेकिन एक और भी चक्कर चलता है कि आप अगर आ भी गए, उन्होंने बुला लिया, लेकिन उस सर्टेन टाइम के लिए बुलाते हैं कि आपका 6 महीने का वीजा लगा या साल का लगा, वो एक स्टार्ट स्मॉल से करते हैं। वहां जाके लोग अपने पासपोर्ट गायब कर देते हैं, वो गायब हो जाते हैं इस तरह से, बिल्कुल डिलिबरेटली, और कि उन्होंने गायब कर दिए, खुद गायब हो गए, गए नहीं, और फिर वो इस तरीके से आप 4-5 साल उधर रह जाओ तो फिर आप उधर के शहरी बन जाते हो। चाहे इलीगल रह रहे हो। जी हाँ, कुछ अरसे बाद फिर आपको शहरियत दे देते हैं वो। ये भी थोड़ा सा एक गलत कॉन्सेप्ट पाकिस्तानियों का बना हुआ है, जो मैं आपके चैनल से भी कहना चाहूँगी कि अगर आप आते हो तो एक जो मुद्दत आपको दी गई आप उसमें आओ, अपना रिकॉर्ड अच्छा बनाओ। पहली दफ़ा आपको 6 महीने का मिला तो अगली दफ़ा आपको 1.5 साल 2 साल का वीज़ा मिल जाएगा। फिर आपकी इत्मीनान अपना बहाल करो। इत्मीनान नहीं, ये यहाँ से लूज करते हैं तो पाकिस्तानी जो अच्छे भी हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो ये हमें अपनी जो कमज़ोरियाँ उनको ठीक करना पड़ेगा, तो तभी हम अपना उधर एक इमेज बना सकते हैं। इमेज हमारे पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब मुझे जैसे था कि मेरे जो काम है एक बहुत
बड़ी लेवल पे है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, काफ़ी काम मैं कर रही हूँ और सिर्फ अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कर रही हूँ। बेसिकली मेरा यही है। और उस पे उन्होंने मुझे रिकग्नाइज किया और मुझे जब ये किंग चार्ल्स बनी है, उन्होंने मुझे दावत दी, अपने कासल के अंदर बुलाया मुझे। अच्छा, और जब उन्होंने वो appreciate ताजपोशी हुई, ताजपोशी नहीं, ताजपोशी के बाद उनकी जो फर्स्ट उनकी सर्विस लोगों के साथ थी ना, एक इंटरेक्शन, उसमें उन्होंने आपको उसमें बुलाया। उन्होंने सब पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान के वहाँ काम करने वाले बिजनेसमैन है या ऑर्गेनाइजेशन है या जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने चूज किया और उनको बुलाया। अब वो अप्रिशिएट मुझे इसलिए किया कि मैं पाकिस्तानियों की हेल्प कर रही हूँ। ओके। और इस चीज को वो हमें हम क्यों नहीं अपना इमेज अच्छा कर सकते? आप ऑनेस्टी से चलें तो आपको अप्रिशिएट किया जाता है उस कंट्री के अंदर। तो यही मेरी चीज है कि आप पाकिस्तानी हैं, अपने राइट्स को समझें कि राइट्स आपकी इक्वल राइट्स हैं वहां पे। उसके शहरी का भी वही राइट है, क्रिश्चियन का भी वही राइट है, ज्यू का भी वही राइट है, हिंदू का और मुसलमानों का भी। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती वहां पे, गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होती। अगर आपके पास स्किल है, आप आगे बढ़ो, मेहनत करो, उन्हें शो करो, तो आपको उसका वो करेंगे। लेकिन अगर आप इस चीज पे करो कि देखिए चीट अगर करें चीट ना करो तो आप दूसरे लोगों के लिए भी करें। नाजरीन, आप पामीला मलिक और मुस्तफ़ा कमाल पाशा की गुफ्तगू सुन रहे हैं। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, हम वापस आएंगे। सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल, आप बने हमारे मुआविन। अपनी ज़कात, सदकात और खैरात सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल को दीजिए, क्योंकि बात है एहसास की। दुख दर्द में आपके साथ। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और पामीला मलिक आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर खिदमत। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं, कौंसल जनरल के ऑफिसेज हैं, उनका क्या रोल है पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने में और पाकिस्तानियों को एजुकेट करने में? जी, पाकिस्तान कौंसलेट जो है बहुत काम कर रही है। यूजली तो इनकी इमिग्रेशन, पासपोर्ट और इसकी चीज़ों के लिए उनका है सर्विसेज, लेकिन जो हमारे कौंसल जनरल है वो पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तान के बिजनेसेस जो हैं उनसे वो क्लोजली काम करते हैं। और मैं उनकी वन ऑफ द एडवाइज़र हूँ। जो मुझे कोई भी हो तो वो बुलाते हैं कुछ लोगों को, तो वो पाकिस्तान कल्चर हो या हेल्थ हो या कुछ हो, बहुत आगे बढ़ के काम करते हैं। यानी इवन अपना कॉन्स्टेंट जर्नल जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मेरे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स उधर चलते थे डिफरेंट लेवल पे, तो वो उन्होंने मुझे बुलाया और ऑफर की। आपके जो प्रोग्राम है, जी हाँ, अवेयरनेस किस तरह कन्वे करती हैं आप, कम्युनिकेट लोगों से कैसे? अब जैसे मैं कॉन्स्टेंट जर्नल के साथ कर रही हूँ काम, तो वो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है कि आप फ्री ऑफ चार्ज आएँ, हमारा हॉल बुक यूज करें। हम बल्कि हेल्प करेंगे लोगों को बुलाने पे, जैसे उनके पासपोर्ट के मसले हो गए हैं या उनके कुछ भी राइट्स, अवेयरनेस, जॉब्स के हो गए हैं, कुछ भी हैं। मेरे प्रोग्राम चलते थे थ्रू मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रेडियो टेलीविजन नहीं, रेडियो टेलीविजन मीडिया के अलावा जो लोगों के, पाकिस्तानियों के लिए, जैसे औरतों के मसाइल हैं, औरतें घरों के अंदर हैं, उनको पता नहीं कि वो क्या करें, उसमें हाँ जी हाँ, तो वो मेरे हर वीक ऐसे प्रोग्राम चलते थे। कॉन्स्टेंट जनरल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जिसमें मैं लोग आते थे, उनको जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो बात करते थे, जिसमें जॉब्स हो सकती हैं, जिसमें आपके कई राइट्स हैं। जैसे आप घर में जॉब नहीं कर रहे तो आपको सोशल सर्विसेज क्या क्या बेनिफिट्स देती है उधर, वो नहीं उन्हें पता होता। उधर से उनका ब्रिजिंग के तौर पे काम करना। तो कॉन्स्टेंट जनरल बहुत बड़ी लेवल पे काम कर रहा है। और अभी जो हमारे कॉन्स्टेंट जनरल हैं, हमारे वजीर उनका नाम है, वो भी उधर होते हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट किया। उधर गर्मियों में मैंगो फेस्टिवल्स उन्होंने करवाए, और इसके अलावा जो हमारा कल्चरल साइड है, हमारा म्यूज़िक है, हमारे आर्टिस्ट हैं,
उनके प्रमोट करने के लिए बहुत बड़े उन्होंने शोज करवाए। और इस तरह से पाकिस्तान कॉन्सुलेट बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं और उनको बुलाया जाता है, उनको दावत दी जाती है कि आप आएँ, जिसमें हमारा न्यूज़ मीडिया भी है, टीवी मीडिया भी है, रेडियो मीडिया भी है, कि आप लोगों को किस तरह की हेल्प चाहिए। फिर उधर से उनके एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी हैं जो वो उधर उनको भेजते हैं। और जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तानियों की, तो उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको जैसे बिजनेसेस हैं, जैसे किसी औरत ने बिजनेस स्टार्ट किया अपना, या मियाँ बीवी ने कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया, तो पाकिस्तान कॉन्सुलेट जनरल उसमें शामिल होती है, उसको प्रमोट करने उनकी मार्केटिंग में, बहुत उनको अच्छा ग्राहक काम कर रही ढूंढने है। में। नहीं, प्रॉपर एक फंक्शन किया जाता है जिसमें लोगों को बुलाया जाता है, ओके, उनकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, उनको मुतारिफ करवाया जाता है। सो बहुत अच्छा काम पाकिस्तान कॉन्सुलेट कर रही है और मैं उनके साथ क्लोजली काम करती हूँ। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में जाना चाहते हैं लोग जी, या जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? उनको मैं यही एडवाइस करना चाहूँगी कि राइट चैनल के थ्रू जाएं और अपने अंदर एजुकेशन को प्रायोरिटी दें, क्योंकि अब उन्होंने एक तरह का बेसिक ये रिक्वायरमेंट हो गई है कि जो आइलेट के जैसे प्रोग्राम्स है कि उनको इंग्लिश समझनी और थोड़ी सी बोलनी आती हो, उसमें करें। स्किल वर्क में अपने आप को, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उधर स्किल में, जैसे आप बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स की बहुत ज़रूरत है, केयर होम्स में ज़रूरत है, आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इंजीनियर्स की, IT स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, और नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है। और यूजुअली अब देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स में आप जाएं तो आपको इंडिया की नर्सेज ज़्यादा नज़र आती हैं, पाकिस्तानी बहुत कम नज़र आती हैं। इंडिया ने तो इस चीज़ों को बड़े मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से प्रमोट किया। देखिए, प्रॉपर प्रोग्राम चलता है, उधर उनके लोग हैं जो देखते हैं कि वहाँ ज़रूरत क्या है, फिर वो आते हैं इंडिया में और इंडिया आके वो उन लोगों को ट्रेन करती हैं, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। और जितना वहाँ का इलेक्ट्रिक सिस्टम है, गैस के जैसे हमारी कंपनीज हैं, उसके जो अगर आपने फोन करना है एडवाइस के लिए तो वो पहले इंडिया में कॉल जाती है, इंडिया में उधर है। तो इस तरह के लोग आगे बढ़े अपने पाकिस्तान के साथ, इधर वो बनाए जाए, जैसे कॉल सेंटर से है भी है, लेकिन बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होने की जरूरत है, थोड़ा सा ऑनेस्ट होने की जरूरत है, और अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है, और राइट चैनल के थ्रू जाए। आप थोड़ी सी राइट चैनल जब कहती हैं जी, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जी, व्हाट डू यू मीन बाय राइट चैनल? राइट चैनल ये है कि अगर कोई आया है और उसने आपसे कहा है मेरी ये कंपनी है पाकिस्तान में और मुझे इतने पैसे दे, मैं आपको ले जाऊंगा, उस पर रिसर्च करें, उस कंपनी का पता करें। उस पे जी हाँ, वो बहुत तरीके से आपको बता देंगे कि जी हम सही चल रहे हैं। आप उनका पता करें, आप उनकी रिसर्च करें, एवरीथिंग ऑन गूगल है, मीडिया पे आपको मिल जाता है। यहाँ तक कि जो कंपनीज यूके बेस्ड हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करें, कम से कम आपको धोखे के चांसेस कम है। बहुत से लोग हैं जिनको धोखा होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज यूरोप में भी बहुत ज्यादा है जॉब्स की, और यूके में भी बहुत ज्यादा है। सो आप कोशिश करें, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ऐसी काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उधर, आप उनसे कांटेक्ट करें। हमारे नुमाइंदे, हमारी टीम पाकिस्तान में भी है, और आप उनसे कांटेक्ट करें, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं और हम उनको फिर राइट गाइड करते हैं कि आप इधर जाएं, इधर जाएं। और मेरा जैसे है कि अब पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने अपनी आर्ट्स काउंसिल भी खोली है, आर्टिस्ट के लिए, लोकल आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ से आर्टिस्ट को जब जाते हैं तो उधर प्रमोशन जो करने वाले होते हैं प्रमोटर्स, वो बहुत आर्टिस्ट से पैसा मांगते हैं। और मैंने ये चीज को महसूस किया इधर आके कि वो भी इसी तरह 14-14, 15-15 हज़ार पहले दो, फिर हम आपको यूके बुलाएंगे, फिर करेंगे। सो आप पैसे के लिए पैसा क्यों ऐसे करते हो जब आपको फ्री ऑफ चार्ज इस तरह की है। आर्ट्स काउंसिल है अब हमारी, और हमारे वहाँ आर्टिस्ट आके ट्रेन हो रहे हैं लोकली, हम उनसे कोई पैसे नहीं लेते, उनको प्लेटफॉर्म दिए, आप लोग आए, आपकी स्टेज है, आपका सब कुछ है, आप उधर आके करो, हर तरह के आर्टिस्ट। तो इसी तरह से पाकिस्तानी आर्टिस्ट की भी हम लोगों ने इधर आर्ट्स काउंसिल के साथ हम कंबाइन कर रहे हैं सूनर,
तो वो उधर हमसे कांटेक्ट करें, हम उनसे बिल्कुल विदाउट चार्ज जो उनके कह लेना कि खर्चा है वो ब्लैक एंड वाइट में करते हैं। और ये मेरी कोशिश थी कि मैं आर्टिस्ट के लिए ये चीज़ चाहती थी कि जो पाकिस्तान से उधर आना चाहते हैं वो एक राइट तरीके से आए, ना कि बहुत पैसा खर्च करके आए। आप अब बहुत उधर कंपनीज हैं, मेले हैं उधर, मैंने अपने आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उनका टैलेंट उन्हें बताया, सिर्फ ब्रिजिंग के तौर पे काम किया, कोई पैसे नहीं लिए, डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करवाया। सिर्फ एक उन्होंने मुझसे चीज़ मांगी थी कि पामिला अगर आप श्योरिटी देते हैं कि आपका आर्टिस्ट आके यहाँ गायब नहीं हो जाएगा तो हम उन्हें स्पॉन्सर ये भी एक इशू है बहुत बड़ा। तो प्लीज मैं कि यही visit पे कहना चाहती जाके- हूँ, हाँ, अगर आपको स्पॉन्सर एक कंपनी कर रही है, वो आपको टिकट भी देगी, आपको बुलाएगी भी, जितनी देर का शो है आपको रिहाइश भी देगी, तो आप उसको अवेल करें, वहाँ अपने पाकिस्तान का कल्चर दें, अपना आर्ट बताएं और टाइम पे वापस आ जाए। तो वो आपको सब स्पॉन्सर करते हैं और वो कहते हैं हमें बस ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तानियों पे, यहाँ आते हैं और वो गायब हो जाते हैं, प्रोग्राम किया और फिर गायब हो गए। तो वो उन पे गवर्नमेंट फिर कहती है वो वीजे इश्यू नहीं करती फिर पाकिस्तानियों के लिए। तो अब आर्ट्स काउंसिल मैंने रजिस्टर्ड हमने करवाई है और वो इस तरह के आर्टिस्ट की हेल्प करती है, लेकिन पहली शर्त है ऑनेस्टी, कि आप ऑनेस्टी सीखें, आप मुसलमान हैं, सच्चाई पे रहें, अपॉर्चुनिटीज़ बेइंतहा है, गलत तरीके से ना जाएं, उधर असाइलम इस तरह से ना ले, उधर भाग ना जाएं। आप 5-5, 6-6 साल के लिए रूपोश हो जाते हैं, छोटी छोटी सी जॉब्स करते हैं, तो तरीके से क्यों नहीं आते आप? तरीके से आए, उनकी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको वेल करें, लीगल वे से, दयानतदारी से, राइट वे से। नाजरीन, आपने पामिला मलिक और मुस्तफ़ा कमाल पाशा की गुफ्तगू सुनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।